नमस्कार। कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो कानून के हाथ लंबे होने के लिए उससे पहले जांच एजेंसियों के हाथ लंबे होने पड़ते हैं। और इस समय जांच एजेंसियों के हाथ बड़े लंबे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का काम का सिलसिला जो है वो जारी है। ताज़ा घटनाक्रम आपको पता ही है कि शराब घोटाले में, दिल्ली के शराब घोटाले में, अरविंद केजरीवाल की सरकार के शराब घोटाले में उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई के रिमांड पे हैं 5 दिन की। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी हुई कल, पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी हो गई। इसकी गूंज तो दिल्ली में सुनाई ही दे रही है, दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली सरकार में और आम आदमी पार्टी के अंदर। लेकिन सुदूर दक्षिण में भी जो है इसका नगाड़ा बजने वाला है। हालांकि उसके संकेत पहले से मिलने लगे थे और आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। इस समय दो नेताओं में बड़ी दोस्ती चल रही है। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वो बीच में दिल्ली आए थे, काफ़ी लंबी उनकी जो है अरविंद केजरीवाल से बातचीत भी हुई थी। अरविंद केजरीवाल उनके कार्यक्रम में भी गए थे, भगवंत सिंह मान को भी साथ में लेकर गए थे। लेकिन ये सब तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, होनी चाहिए, होती रहती है। अलग अलग पार्टियों के नेता मिलते रहते हैं और चूंकि चुनाव है 1 साल बाद लोकसभा का, तो इसलिए और भी गतिविधियां ज़्यादा हैं। केसीआर जो है एक अलग फ्रंट जो है नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस का फ्रंट बनाना चाहते हैं, उसमें केजरीवाल भी इंटरेस्टेड है। तो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो है शराब घोटाले की। दिल्ली के शराब घोटाले में एक साउथ पार्टी करके जो पूरा चैप्टर है, उसमें दक्षिण के 4-5 लोग शामिल हैं जिनका नाम चार्जशीट में है। और उन नामों में शामिल हैं केसीआर की बेटी यानी के कविता, जो बीआरएस है पार्टी उनकी, उसकी वो मुख्य कर्ता धर्ता है। मतलब केसीआर के बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस सब के बावजूद सीबीआई उनको एक बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ईडी में भी उनका मामला चल रहा है, क्योंकि शराब घोटाले में पैसा कहाँ कहाँ गया, किसके पास आया, उसके बाद किसके पास गया, इस सब की जांच चली रही है। तो अभी तो सीबीआई का मामला चल रहा है, उसके बाद ईडी का भी आएगी इसमें। और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया की कस्टडी की मांग जो है ईडी भी करेगी। और चिंता की बात चंद्रशेखर राव के लिए ये है कि उनका मोर्चा बनने से पहले उनके घर में समस्या होने वाली है। यानी किसी भी दिन, जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, किसी भी दिन उनकी बेटी कविता की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई या ईडी में से कोई भी अब अगली पूछताछ के लिए जब भी बुलाए तो आप मानकर चलिए कि उस दिन गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात से दोनों नेता चिंतित हैं, यानी केजरीवाल भी और केसीआर भी। अब दोनों की समस्या ये है कि आपको अगर याद हो तो जो 2020 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, दिल्ली विधानसभा का, उस समय बड़ी चर्चा हुई थी कि केसीआर ने कुछ फंडिंग की है, पैसे दिए हैं चुनाव के लिए, चुनाव खर्च के लिए आम आदमी पार्टी को। अब वो बातें फिर घूम फिर कर सामने आ रही हैं कि क्या क्या हुआ, शराब पॉलिसी कैसे बनाई गई, उसमें दक्षिण की पार्टी को जो है वो उनको, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए उसमें कैसे बदलाव किया गया। दरअसल इसमें मामला फंस रहा है, उसी की वजह से पैसा मिला। कहते हैं कि ये जो 12% का कमीशन का तय हुआ वो उन्हीं लोगों के दबाव में हुआ। तो दक्षिण की पार्टी और उत्तर की पार्टी दोनों का राजनीतिक गठबंधन हो पाए या ना हो पाए, लेकिन उनका इस घोटाले का गठबंधन निश्चित रूप से हो गया है। और ये घोटाले की आंच अभी और दूर तक जाने वाली है, केवल मनीष सिसोदिया तक रुकने वाली नहीं है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के पीछे कौन था, जो आंध्र की पार्टी है उसको लेकर कौन दिल्ली आया, उसके सिर पर हाथ किसका था, कौन कौन उसका समर्थन कर रहा था, तेलंगाना में कौन लोग थे जो उसके साथ खड़े थे, के कविता को क्या केवल उनका सीधा मतलब व्यक्तिगत ये इन्वॉल्वमेंट था, या उनकी पार्टी का, या उनके पिता मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का भी कुछ इसमें योगदान है। इन सब बातों की जांच, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मामला सामने आएगा। लेकिन एक साथ 2 सरकारें, 2 राज्य, 2 मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप के घेरे में आ जाएं, ये इससे पहले कब हुआ था मुझे याद नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये दोनों नेता जो
जो अब चूंकि दोनों नेता जो है एंटी मोदी हैं, मोदी विरोध की राजनीति करते हैं, तो उनके लिए बचाव का एक रास्ता है कि वो ये कहने का कि ये सब जो है राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है, बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है, हमको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, हम चूंकि मोदी के चैलेंजर बन रहे थे इसलिए रोका जा रहा है। ये सब बातें कही जाएंगी, लेकिन इन सब बातों से अदालत का कोई लेना देना नहीं है। इन सब बातों का जांच एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी सबूत पेश करेगी, सबूत लेकर आएगी और उसी सबूत के आधार पर अदालत सज़ा देगी या नहीं देगी। अगर पर्याप्त सबूत जांच एजेंसी नहीं ला पाती है तो इन लोगों को बरी कर दिया जाएगा, लेकिन सबूत आ गए तो फिर उनकी राजनीति का क्या होगा। लेकिन एक अच्छी बात हो रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो घिरे हैं उनके मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। वो जो एक कंसेंसस भारतीय राजनीति में बना हुआ था नेताओं के बीच में कि हम तुम्हारे भ्रष्टाचार को ढकेंगे, तुम हमारे भ्रष्टाचार को ढकना, इसलिए थोड़ा बहुत हो हल्ला मचाने के अलावा कभी कोई जांच नहीं होती थी। जांच अगर शुरू भी हुई तो कभी पूरी नहीं होती थी, पूरी होती थी तो कहीं किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती थी। अब वो बदल गया है, समस्या इससे हो रही है। तो भ्रष्टाचार, लेकिन एक बात जो विपक्षी कहते हैं बीजेपी की कि क्या बीजेपी में सब ईमानदार ही है, बीजेपी में कोई बेईमान नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हो सकता है, होगा। तो सवाल ये है कि जब आपका नंबर था, 10 साल राज रहा कांग्रेस का, तो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराई? किस लिए? या तो मिलीभगत थी या भ्रष्टाचार का कोई आरोप मिला नहीं, दो ही बातें हो सकती हैं। और फिर जब मौका मिलेगा तो आप कीजिएगा। तो आरोप केवल ये कहना कि हमारी चोरी की जांच कर रहे हो, फलाने की चोरी की नहीं कर रहे हो, इससे आप ईमानदार साबित नहीं होते। सवाल ये है कि आपने चोरी की है या नहीं, और चोरी की है तो उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो देखिए अदालत में क्या होता है। तो आज का अंक में इतना ही। नमस्कार।